चलिए यहाँ से होगा दिल्ली षड्यंत्र केस, यहीं से ना होगा, दीनानाथ के द्वारा मुखबरी किया गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी किया गया था। तो पूछ देगा क्वेश्चन, दिल्ली षड्यंत्र केस का मुखबरी कौन किया था? दीनानाथ। कौन किया था? दिल्ली षड्यंत्र केस का मुखबरी 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 कौन किया था? लेकिन बोल देगा अलीपुर सरकारी केस का गवाह कौन? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर केस का सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई। अलीपुर केस का सरकारी गवाह कौन? नरेंद्र गोसाई। कौन है? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर केस का सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई। बताइए सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया है किसको? खुदीराम बोस। बताइएगा कितने साल में? 18 साल। कंफर्म हो? हाँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कितने साल में फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, कितने साल की उम्र में, ठीक ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह। लेकिन इंकलाब शब्द किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल। इंकलाब शब्द दिया है मोहम्मद इकबाल, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह। अब भगत सिंह का नाम क्या है? शहीद ए आजम। शहीद ए आजम। भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। और भगत सिंह को फांसी की सजा देने वाला न्यायाधीश कौन है? जीसी हिल्टन। कौन है? जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा देने वाला न्यायाधीश कौन है? जीसी हिल्टन। कौन है? जीसी हिल्टन। कौन है? जीसी हिल्टन। इसको फांसी कब मिला था? 1931 हाँ, 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को। बताइएगा सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? हाँ, नारायण गुरु ने। किसने दिया है? नारायण गुरु ने। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? नारायण गुरु ने। किसने दिया है? नारायण गुरु ने। बताइएगा स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र चित्रण किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चित्रण किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 ने। लेकिन पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? चौधरी रहमत अली। कब दिया है? 1933 में। और कहाँ का छात्र था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, ठीक ना। चलिए, और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली। अब पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति? कमेंट में जवाब दीजिएगा। उस दिन भी बोले थे कमेंट में जवाब देने के लिए, अभी तक नहीं आया जवाब। चलिए, यही था। मैं बाद में बेंजीर भुट्टो आगे, बहुत आगे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन राष्ट्रपति कहकर किसने बुलाया था? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, राष्ट्रपिता हम क्या बोल दिए? अच्छा, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से? जर्मनी से। हाँ, सिंगापुर से, ठीक ना। हाँ, और अस्थायी सरकार का गठन किया था। बताइए, ये तो यहाँ दिए आगे। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए दोनों नाम आता है। ज़्यादा अब लेने लगा है फ्रैंक मोरिस। एक जमाना था जिसमें आता था विंस्टन चर्चिल, अब आने लगा है फ्रैंक मोरिस। अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरिस, बिना हार मांस का आदमी। चलिए बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया है? बारदौरी की महिलाओं ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया है? बारदौरी की महिलाओं ने। चलिए आगे, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। किसने कहा? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा?
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। बताइएगा, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले का आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन है? एमजी रानाडे। कौन है? एमजी रानाडे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का कौन हो गया? एमजी रानाडे। ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी का कौन हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का कौन हो गया? एमजी रानाडे। ठीक ना, दोनों याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु? हाँ, चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। और ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का स्थापना किया था। वो पार्टी कौन है? स्वराज पार्टी। कब? 1923 में। किसका मांग किया था? 1924 में संविधान सभा की मांग किया था स्वराज पार्टी सबसे पहले। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु हो गया चित्तरंजन दास। कौन हो गया? चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क, देखिए यहाँ दे ही दिया है क्वेश्चन। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक कौन? यहाँ दे दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन को कौन चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन को कौन चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन को कौन चलाया? बताइए, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। बताइएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? 1814। वेदांत कॉलेज का स्थापना और हिंदू कॉलेज 17 में। ब्रह्म समाज का 28 में, 17 में किया था 1817 में, डेविड हेयर के सहायता से। डेविड हेयर के सहायता से, कहीं कहीं लिखता है घड़ी साज डेविड हेयर के सहायता से, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किया? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, इसका एक पत्रिका है हरिजन पत्रिका, 1933 में निकाला था हरिजन पत्रिका। कौन? महात्मा गांधी। ठीक ना, बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? हाँ, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बताइएगा, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन? हेनरी विलियम डिरीजियो। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिरीजियो। कब रे? 1826। ठीक ना, बताइएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो ना किसने पारित किया था? उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब? 1942। चलिए, अब कांग्रेस का कुछ अधिवेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। बताइएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। कब? 1817। कहाँ का अधिवेशन? 1917। कहाँ का अधिवेशन? कन्फर्म है? कन्फर्म है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए, 1925। उसके बाद आता है आप लोग, उसके बाद कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। आइए ना, इधर से आइए, खोलो तो गेट में। सरोजिनी नायडू भारतीय कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू भारतीय कौन होगा? लेकिन प्रथम विदेशी बोल देगा नहीं, यूरोपियन हो जाएगा। ये तो भारतीय हो गया था ना, आयरिश था। ठीक ना, आयरिश था। अभी तक में जो है ना, आप लोग इस नाम को कम जानते होंगे,
अभी तक में 3 महिला जो है ना कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। कितना? 3 गो। एक हो गया पहले एनी बेसेंट, ठीक ना, उसके बाद दूसरा हो गया सरोजिनी नायडू, तीसरा हो गया नेल्ली सेनगुट्टम। नेल्ली सेनगुट्टम, नेल्ली सेनगुट्टम। पहला हो गया 1917 में, 1917 में 8 जोड़िए कितना? 1925। 1925 में 8 जोड़िए 1933। 1933 में अध्यक्षता किया था कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में, ठीक ना, हाँ कलकत्ता। लेकिन सरोजिनी नायडू कहाँ तब? सरोजिनी नायडू कहाँ बताइए? मोबाइल रखें हैं फटाफट, तीनों को कंफर्म कीजिए। नहीं, गलत है, दोनों गलत है। आपको जल्दी से क्लियर कीजिए, एनी बेसेंट कहाँ अध्यक्षता किया था और सरोजिनी नायडू कहाँ अध्यक्षता किया था? हम बता रहे हैं नेल्ली सेनगुप्तम जो है ना 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देखो घाय का क्वेश्चन है, देखो हाँ घाय का क्वेश्चन है, गलत कहता है। हार्ड क्वेश्चन से कभी भी रिजल्ट नहीं बनता है, इजी क्वेश्चन से ही कीजिए। हाँ देख लिए बढ़िया से। हाँ कौन कानपुर में, कानपुर में कौन अध्यक्षता किया है? हाँ सरोजिनी नायडू। और क्या कहते हैं एनी बेसेंट? कंफर्म हो ना? बैठा लो बढ़िया से। चलो आगे बढ़ो। दोनों कलकत्ता में, पहला और आखिरी कलकत्ता में, याद रखिएगा। पहला और 17 में कलकत्ता और 33 में कलकत्ता और 25 में हो गया कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। चलो आगे आओ, बढ़ो। सुनो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मौलिक अधिकार का मांग किया था, मौलिक अधिकार का। 1932 में हो जाता है। 1932 में क्या था? दिल्ली में हुआ था रणछोड़ दास अमृतलाल, रणछोड़ दास है ना, उसमें क्या कहते 3 इडियट में, हाँ रणछोड़ दास अमृतलाल किया था, ठीक ना, 1932 में। और 1933 में अधिवेशन नहीं हुआ था। हाँ 1933 तो बताइए किए हैं, 1933 तो बताइए नेल्ली सेनगुप्तम। 34 में क्या था? राजेंद्र बाबू। 34 में क्या था? राजेंद्र बाबू। 35 में अधिवेशन नहीं हुआ था। 36 में क्या था? नेहरू जी। 36 में नेहरू जी। 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फेमस अधिवेशन है 1936 का। हाँ 1936 का फेमस अधिवेशन है, एकदम पूरा जग जाहिर है। नहीं 1936 का इतना फेमस है, बताइए जल्दी से, दिमाग से हट गया आप लोग का। हाँ 1936 में अधिवेशन की अध्यक्षता किया है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये कहाँ हुआ है? हाँ आप मंजिले पे हैं, लेकिन कोई मुहर लगाएगा तब ना। 1929 में कहाँ क्या ही बताइए हमको। हाँ तो 1936 में बताइए। देख लीजिए कहाँ का क्वेश्चन में फंस रहे हैं, दुनिया जहाँ को उड़ा दे रहे हैं गोली की तरह। आपका घर का जो क्वेश्चन है उसमें फंस रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका जिसका नहीं होगा वो 1-2 नंबर से किसका नहीं होगा जानते हैं? इजी क्वेश्चन गलती कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन। मिला? हाँ अच्छा एक बात बताइए, लखनऊ नाम सुने हैं आप लोग? 1936 में लखनऊ में किया था क्या? अचानक हमको आया, हमको नहीं लगता है सही हम बोल रहे हैं। सही है, मोहर लगा दिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। और 1937 का होता है फैजपुर अधिवेशन। 1937 का होता है फैजपुर, इसकी भी अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। अब फिर आता है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करता है कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस। और 1937 में जो अधिवेशन होता है फैजपुर में, ये प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन होता है। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन होता है फैजपुर अधिवेशन। और 1938 में जो होता है हरिपुरा अधिवेशन, ये भी गांव में आयोजित ही है, ये भी है गांव में। लेकिन प्रथम बोलेगा तो कौन हुआ? फैजपुर। कंफर्म हो गया ना? कहाँ तक हम पहुँचे हैं? 38 ना, 38 ना बता रहे हैं। 38 हरिपुरा अधिवेशन। 39 का त्रिपुरी अधिवेशन। 39 का त्रिपुरी अधिवेशन। 39 का त्रिपुरी अधिवेशन। 39 का
त्रिपुरी अधिवेशन चूंकि 38 में अध्यक्षता कर लिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो 39 में भी अधिवेशन की अध्यक्षता दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन महात्मा गांधी जो है ना अपना उम्मीदवार उतार दिया चुनाव में, ठीक ना, पट्टाभी सीतारमैया को, जिसके कारण चुनाव हुआ और चुनाव में दुर्भाग्य से जो है ना पट्टाभी सीतारमैया हार गया। तो यहाँ बोल दिया गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया का हारना मेरा हारना है। तो उसके इज्जत में सम्मान के लिए जो है ना सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। इसके इस्तीफा के बाद जो है ना अध्यक्षता करता है हमारे माननीय राजेंद्र बाबू। बात समझे? कहानी समझ में आ गया। और उसके बाद वहाँ से कांग्रेस छोड़ता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है कौन? सुभाष चंद्र बोस। फिर 1 साल बाद जर्मनी चला जाता है। 1941 में कहाँ चला जाता है? जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 43 में कहाँ? सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करता है। चलिए हम हैं अधिवेशन में, तो अधिवेशन में रहे, इधर उधर बौखे नहीं। तो 39 तक अधिवेशन कर लिए, 39 तक कर लिए ना 31 से। चलिए अब आते हैं 40 में। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। तो ये रामगढ़ जो है ना उस समय जिसमें अधिवेशन हो रहा था उस समय बिहार में था, लेकिन अभी रामगढ़ कहाँ है? झारखंड है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। तो बिहार में जो 3 अधिवेशन हुआ था उस समय, अभी बोलेगा तो 2, एगो 1912 में बांकीपुर अधिवेशन, 1912 में बांकीपुर अधिवेशन, फिर 1922 में गया अधिवेशन, फिर 1922 में गया अधिवेशन, हाँ 11-22, हाँ 1911 1922, फिर 1940 में रामगढ़। लेकिन रामगढ़ अभी कहाँ है? झारखंड में। बात समझे? तो रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता क्या था? अबुल कलाम आज़ाद। कौन क्या था? अबुल कलाम आज़ाद। चूंकि गांधी जी से मतभेद हो गया था अध्यक्षता के लेके, इसलिए कोई बड़ा नेता जो है ना अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहा था। तो 5 साल तक जो है ना कोई अध्यक्ष नहीं बना, ठीक ना। तो अध्यक्षता करते रहा 40 से लेकर 45 तक, 6 साल अध्यक्षता किया कौन? अबुल कलाम आज़ाद। फिर आते हैं 1946। 1946 में 23 नवंबर 1946 को, 23 नवंबर 1946 को फिर चुनाव होता है, ठीक ना। अब मेरठ में अध्यक्षता करता है 23 नवंबर 1946 को मेरठ में अध्यक्षता करता है कौन? जेपी कृपलानी। चूंकि नवंबर में अध्यक्षता करता है 46 में, तो 47 में भी अधिवेशन की अध्यक्षता मिलता है किसको? जेपी कृपलानी को। इसी के अध्यक्षता में जो है ना जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो पूछता है आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। क्वेश्चन पूछता है। अब फिर जो है ना 47 में ही, ध्यान से सुनिए, 47 में ही जो है ना ये इस्तीफा दे देता है, 47 में भी इस्तीफा देता है जेपी कृपलानी। तो फिर बैठता है, जब कोई नहीं संभालने के लिए तो आता है बिहार के लाल राजेंद्र बाबू। फिर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राजेंद्र बाबू, ठीक ना। फिर आता है 48 का वो पल। तो 48 में अध्यक्षता करता है, ये क्या कहते हैं आपका? हाँ पट्टाभी सीतारमैया। हाँ 48 में अध्यक्षता करता है पट्टाभी सीतारमैया। और 50 में करता है नासिक में अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हम संविधान निर्माण कर दिए। 1931 में मांग किया मौलिक अधिकार का, और 1950 में ये पूरा सब कुछ मौलिक अधिकार लागू हो गया संविधान निर्माण होने के बाद, ठीक ना। तो 31 से लेकर हम कहाँ तक की कहानी बता दें आपको? हाँ हाँ टोटल तो 85 से लेके जो है ना 45-40 तक तो लगातार है। बीच बीच में जो है ना 1-2 गो विशेष अधिवेशन हुआ है, ठीक ना। अब फिर बीच में जो है ना 5 साल जो है ना गैप हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ें। पूरा अधिवेशन हम आप लोग को लगभग जो है ना मोटा मोटी रिवीजन करवा दिए। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़े हो। हाँ चलिए, हम अधिवेशन आप भूलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन जो है ना आप लोग को भूलने नहीं देंगे। आप सुनते 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 दिमाग में बैठ जाएगा। जितना डाटा है ना, है डाटा आपको याद नहीं करना है। हम इतने डाटा बोलेंगे ना आपको तो हो जाएगा। जो भी डाटा है, जो लगता है ये डाटा बहुत टफ है, वो पूरा डाटा जो है ना टिप्स पे, जैसे एक कांग्रेस का अधिवेशन 85 से 50 तक एक बार देखने में ही जो है ना दांती लग जाता है। हम 85 से स्टार्ट करेंगे ना तो हम एक के बाद इंड करेंगे 50 तक, बढ़िया वाला सब। एक आध 2 गो छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। चलिए आइए यहाँ पे। हाँ, भारत के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया। आप वहाँ का बैठ गए अज्ञातवास में, ठीक ना। घुस जाइए उधर, हर जगह ढेरी। हाँ, गोल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। जाइए, देखिए हो गया जगह। हमारे गांव घर में एक कहावत है का लेवाड़ा में जो है ना भैंस जाता है तो अपने जगह हो जाता है।
तो जगह अपने हो जाएगा, ठीक ना, जगह का यहाँ कमी थोड़ी ना है। तो इसमें क्या खराबी है बताइएगा। लोक हितवादी किसे कहते हैं? हंसता है कैसे? लोक हितवादी किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख। 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 बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए ओ हुम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। ए ओ हुम को क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। ए ओ हुम को क्या कहते हैं? हम्लिट ऑफ शिमला। ए ओ हुम के संबंध में आप लोग गूगल कीजिएगा तो एक क्वेश्चन हमको अचानक दिमाग में आ गया। 1915 तक जो है ना, ये कांग्रेस का महासचिव रहा था। 1915 तक ये कांग्रेस का महासचिव रहा था। कौन? ए ओ हुम। आप लोग गूगल कर लीजिएगा तो क्या ये सही है बताएगा। हाँ देखो, 1907 रे यहाँ दे दिया है, 1907 दे दिया, 1915 आ गया था दिमाग में। ए ओ हुम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। यहाँ दे ये दिया है। ए ओ हुम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे, दे ही दिया है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कब रहा था? सुनिए पहले, 1985 में बम्बई में अधिवेशन होता है, लेकिन अधिवेशन होना था कहाँ? पुणे में। अधिवेशन होना था 1985 में, कहाँ? पुणे में। पुणे में प्लेग फैल गया तो 1900 बोल रहे हैं, 1885 मालूम कांग्रेस का पार्टी याद नहीं है? 1885 अब बोला जा रहा है स्पेलिंग मिस्टेक तो क्या हो, ठीक ना। 1885 में हुआ था कहाँ? मुंबई में अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किया था? WC बनर्जी। 1986 में कौन करता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है। ध्यान से सुनिए, 1946 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? दादा भाई नौरोजी। फिर 87 में होता है मद्रास में। 87 में होता है मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में होता है इलाहाबाद में। 88 में होता है इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता करता है जॉर्ज इलू, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। चलिए, कहता है रॉबर्ट एक्ट को आप लोग जानते हैं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। रॉबर्ट एक्ट को क्या कहता है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, ठीक ना। बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब और किसके देखरेख में हुआ था? 1919 मोहम्मद अली और शौकत अली। लेकिन बोलेगा खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन कौन किया था? तो महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन किया था महात्मा गांधी। लेकिन खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? मोहम्मद अली और लियाकत अली। मोहम्मद अली और लियाकत अली। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक समय था ये जो क्वेश्चन हम डेली लाते थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी हिस्सा लिया था किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था, तृतीय 31 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 फरवरी को। 5 फरवरी 1931 को, 5 फरवरी ना, नहीं 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसी में फैसला लिया था जो 4 भी आए 5 भी है, 5 याद रखिए, ठीक ना। 4 5 दोनों आता है। आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा 4 मार्च और 5 मार्च, बात समझे? दोनों है, दोनों आता है, ठीक ना। हाँ, ज़्यादा मोर देन जो है ना 5 मार्च है। 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। इसी में फैसला लिया था जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया था? चलिए अब सुनिए, ये मुक्ति दिवस क्यों मनाया था? कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था। सुनिए पहले ध्यान से, इधर सुन लीजिए। 1900 यहाँ से एक दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ था, SI का क्वेश्चन पूछा है, 1717 में शायद क्वेश्चन पूछा है। 1907 के चुनाव जो हुआ था, 1907 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है ना 8 जगह सरकार बनाया था। कितने जगह?
6 जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया था और 2 जगह जो है ना गठबंधन की सरकार बनाया था, 8 जगह, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। कितने प्रांतों ने कांग्रेस पार्टी ने सरकार का गठन किया था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आंसर जो है ना बहुत बुक में अलग अलग डाटा मिलता है, ठीक ना। तो सुनिए ध्यान से, समझे। तो फिर जो है ना सरकार बनाया, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाया, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत जो है ना यूपी का मुख्यमंत्री बनता है, गोविंद बल्लभ पंत यूपी का मुख्यमंत्री बनता है, ठीक ना। तो इस जो सरकार का गठन किया, तो फिर पूरा कांग्रेस पार्टी जो है ना सरकार से इस्तीफा दे दिया, पूरा कांग्रेस पार्टी सरकार से इस्तीफा दे दिया। जब पूरा कांग्रेस पार्टी सरकार से इस्तीफा दे दिया, अब आपके घर में किसी का नौकरी छूट जाएगा तो पड़ोसी क्या करेगा, मने मन जो है ना एकदम खुश होगा, एकदम पड़ोसी का कर्तव्य है, वो मने मन का होगा, हाँ नहीं ना। पड़ोसी का जो है ना, मतलब अधिकांश पड़ोसी जो है ना ऊपर से कुछ बोलेगा, अंदर से वो खुश ही रहता है, ठीक ना, भले हुआ है। अगर आप बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो ना, तो अंदर अंदर जो है ना जलता है। तो वो यहाँ जो है ना मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग जैसे इस्तीफा दिया ना, तो पूरा खुश हो गया है, इस्तीफा दे दे। पार्टी इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी, अब मुक्ति दिवस मनाया कौन, मुस्लिम लीग। तो पड़ोसी कौन है उस समय, कांग्रेस पार्टी का पड़ोसी कौन है, मुस्लिम लीग ना, बस समझे। तो मुक्ति दिवस मनाया कौन, मुस्लिम लीग। कब, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा तो मिलेगा प्रत्यक्ष कार्रवाई डे, डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ बताइएगा, किप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी क्या कहा था। हाँ हाँ हाँ, ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ठीक ना। बताइएगा, इंडियंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था, इंडियंस फॉर इंडिया लीग का स्थापना किसने किया था, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। सुन लीजिए, यहाँ और एक बात हम बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का स्थापना कौन किया है, ध्यान से नाम पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ठीक ना, रील बनता है जो है ना, सुभाष चंद्र बोस को मरवाया कौन है, नेहरू जी सब, हाँ। जबकि नेहरू जी गांधी जी से बहुत पटता था, किसका, बहुत ज़्यादा पटता। जब पढ़िएगा ना बढ़िया से, तो सब बहुत ज़्यादा दोनों में घनिष्ठता था, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस में। लेकिन पटता नहीं था सुभाष चंद्र बोस को, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं पटता था, जब हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़िएगा तो। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है किससे, नेहरू को बदनाम करने के लिए ये सब संयंत्र है। अब बहुत हमारे युवा सब जो है ना उसी को देख देख के कहता हाँ सही है सही है सही है। देखिए दोनों मिल के यहाँ गठन करेगा, अगर नहीं पटेगा तो यहाँ देखिए क्या है। चलिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस। लेकिन इसके प्रेरणा कहाँ से मिलता है, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। हाँ 1942 और 43 में सर्वोच्च सेनापति बनाता है सुभाष चंद्र बोस का, बात समझे। 43 में सुभाष चंद्र बोस इसका सर्वोच्च सेनापति बनाता है। कैप्टन मोहन सिंह जो है ना युद्ध बंदियों से जो है ना गठन किया, लेकिन उसका फिर सौंप दिया रास बिहारी बोस को, फिर सौंप दिया किसको, रास बिहारी बोस को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना कौन किया, रास बिहारी बोस। लेकिन इसकी प्रेरणा कैसे मिलता है, कैप्टन मोहन सिंह। प्रेरणा कैसे मिलता है, कैप्टन मोहन सिंह। प्रेरणा कैसे मिलता है, कैप्टन मोहन सिंह। और इसका सेनापति कौन बनता है, सुभाष चंद्र बोस। सेनापति कौन बनता है, सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार में। सेलुलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार में। आर महिला सभा की स्थापना कौन किया, पंडिता रमाबाई। आर महिला सभा की स्थापना कौन किया, पंडिता रमाबाई। आर महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई। आर महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई। चलिए आगे बढ़िए। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, 1774। लेकिन मृत्यु कब हुआ, 1833। कहाँ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड किसने भेजा, अकबर द्वितीय ने। ठीक ना। और जानते हैं ये बहुत बड़ा विद्वान था, अरबी, फारसी, अंग्रेज, ग्रीक सब भाषा का जानकार था। कौन, राजा राम मोहन राय। चलिए एक बात बताइए,
राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया? 1828 में। उसके बाद ब्रह्म समाज दो भाग में बंट गया, ठीक ना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज किसके हाथ में आ जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर के 43 में, 1843 में। उसके बाद फिर चल जाता है देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है ना, चल जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ चल जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में। फिर सब बतिया लिखले रहेगा, इन्हें लिखल है ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर लिखल है, लिखल है आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान से सुनिए, जैसे राजा राम मोहन राय की मृत्यु होता तो ब्रह्म समाज किसके हाथ में चला गया? देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर पहाड़ी क्षेत्र में चला गया, ठीक ना। तो फिर उसका नेतृत्व जो संभाला केशव चंद्र सेन। लेकिन जब फिर पहाड़ी क्षेत्र से वापस आता है तो दोनों में जो है ना टकराव हो जाता है। तब वहाँ स्थापना होता है आदि ब्रह्म समाज की। तब स्थापना होता है आदि ब्रह्म समाज का। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। अब भारतीय ब्रह्म समाज चल जाता है केशव चंद्र सेन के हाथ में। भारतीय ब्रह्म समाज चल जाता है केशव चंद्र सेन के। पहले आया वो पहाड़ी क्षेत्र चल गया, पहाड़ी क्षेत्र से फिर वापस लौट के आया ना, तब फिर दोनों में टकराव हुआ। और टकराव होने का वजह था उसका पुत्री का विवाह। केशव सेन अपनी पुत्री का विवाह किया था, वो हिंदू रीति रिवाज से, ब्राह्मण को रीति रिवाज से किया था, ठीक ना। और फिर आगे जो है ना विभाजन हुआ साधारण ब्रह्म समाज। चलिए आगे बढ़िए। हिंदू कॉलेज तो बताइए देते हैं, स्थापना कब हुआ? 1817 में। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ। और एक यहाँ क्वेश्चन दिया है, ब्रह्म बालिका स्कूल। ब्रह्म बालिका स्कूल की स्थापना भी किया था राजा राम मोहन राय। नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ब्रह्म बालिका समूह और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता, ये तो दिया हुआ है बुक में। सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज द्वारा, ठीक ना। याद रखिएगा, ब्रह्म बालिका स्कूल, ठीक ना। और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता का स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। बहुत विद्वान था, हर भाषा को जानता था, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, सब भाषा का जानता था। कौन? राजा राम मोहन राय। इसीलिए कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का विरोध किया था। जूरी विधेयक का विरोध कब किया था? 1826 में। जूरी विधेयक का विरोध कब किया था? 1826 में। चलिए, ये तो हो ही गया। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विलियम डेरोजियो। आगे पढ़ लिए हैं। चलिए, अब विधवा विवाह कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो देखिए यहाँ दिया है, दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का, आप लोग बताए हुए थे। और इसका मथुरा, इसका गुरु कौन है? विरजानंद। यहाँ दे दिया, इसका गुरु कौन है? विरजानंद। दयानंद का गुरु कौन है? विरजानंद। कौन है? 1874 में यहाँ दे दिया। नया लूसेंट में तो इनका बढ़िया चीज़ ऐड किया। आपको बड़ा बुक पढ़ना नहीं होगा, जो बड़ा पहले ये सब नहीं था। बढ़िया बुक में ये सब क्वेश्चन था, सब दे दिया यहाँ। लूसेंट जो है ना, इतना बढ़िया किताब है कि इसका वर्णन है। लूसेंट से आप लूसेंट पढ़ लीजिए ना, तो आप कुछ पढ़िएगा तो 10% आपको पढ़ना है, 90% आप लूसेंट से हो गया तैयारी हर चीज़ का। हर 10% एक क्वेश्चन के लिए जो आपको पोथी पढ़ना है, एक क्वेश्चन के लिए कहीं मिल जाए, यानी 90% आपका वो एक क्वेश्चन के पढ़िएगा तो जरूरी नहीं वो क्वेश्चन आइबे करेगा, यानी आपका काम जो है ना लूसेंट से चल जाएगा। लूसेंट बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम भी लूसेंट को नहीं मानते थे पहले, लेकिन अब इसको छोड़ते नहीं हैं। बहुत बढ़िया किताब है। चलिए, हर बदनाम करके रख दिया सब, जितना मतलब टीचर सब है ना, हाँ, बढ़िया यूनिवर्सिटी। हम तो दावे के साथ कहते, कोई टीचर के पास पढ़ो वनडे एग्जाम का, उसका नोट्स लेके आना, उसका नोट्स का जो है 90% भाग रहेगा कहाँ? लूसेंट। लेकिन तरीका ज़्यादा लिखा देता है ताकि मेरा क्रेज जो है ना, मतलब कहे जो हाँ पढ़ाया है कुछ। लेकिन कोई भी वनडे एग्जाम का क्वेश्चन उलट के आ जाइए, हाँ, अगर वो टीचर पढ़ाइले है ना तो वो कॉपियों में है, नहीं तो टीचरों ने पढ़ाइले है कॉपियों लूसेंटों में नहीं है। बस वनडे एग्जाम का बात करें। अब यूपीएससी का लेके चलाइएगा, बीपीएससी का मेंस लेके आ जाइएगा, तब नहीं, वनडे एग्जाम का बात कर रहे हैं। इसलिए लूसेंट को चाट जाइए। हाँ, लूसेंट का पढ़ने का तरीका होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो तन्नी का है बस एक सांस में, कितना टाइम हुआ है? 15, तब तो मेरे पास है, समय है। हाँ तो 10 मिनट काफ़ी इनफ है। रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? विवेकानंद। स्वामी रामकृष्ण के, अगला लाइन एक लाइन सिर्फ स्किप कीजिए। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन है? विवेकानंद। रामकृष्ण के शिष्य कौन है? विवेकानंद। रामकृष्ण के शिष्य कौन है? विवेकानंद। और अमेरिका में शिकागो में धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1893 में। अब यहाँ एक कहानी मैं सुन लीजिए थोड़ा सा। 1893 में कौन गया था? स्वामी विवेकानंद विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसी के साथ गया था कौन? हाँ नहीं, अरे बुला देना। हीरे 17 में जो किया था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट यहीं मिला था और उसके बाद उसी के साथ वापस आ गया भारत। बस समझें? फिर भारत में आके यहाँ इसका अपना कर्म क्षेत्र बना लिया, भारत की भूमि को। आयरिश महिला है, ठीक ना। तो 1893 में एनी बेसेंट भी गया था। बस समझें? एनी बेसेंट भी गया था, धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और इसका बचपन का नाम था नरेंद्र दास। और इसका नाम जो अपना चेंज किया ना, सुनो पहले कहानियाँ तो यहाँ सुन लो। जब ये जाने लगा, शिकागो जाने लगा, तो राजा खेत्री जो है ना, राजा खेत्री बोला ये क्या नाम है नरेंद्र दत्त, वो नाम दिया स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद वो नाम दिया, ठीक ना। जाते समय जो है नाम दिया राजा खेत्री, तो इसका नाम हाँ वो स्वामी विवेकानंद का फोटो है, ठीक ना। तो नहीं यहाँ दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। राजा खेत्री जो है उसका नाम दिया, नरेंद्र दत्त नाम दिया था किसने? नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था, राजा खेत्री दिया था नाम उसका विवेकानंद का, ठीक ना। और इसका 3 गो पुस्तक है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ठीक ना। और इसके भाषण का संग्रह कहलाता है कोलंबो टू अल्मेडा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा। इसका भाषण का संग्रह क्या कहलाता है? कोलंबो टू अल्मोड़ा। क्या कहलाता है? कोलंबो टू अल्मोड़ा। और रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल कहाँ है? पहले यही क्वेश्चन पूछेगा। रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी। रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी। किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद का समाधि स्थल है, ठीक ना। चलिए आगे, बस एक और थोड़ा सा। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना कौन किया? एम.जी. रानाडे। कब? 1887 में। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना कौन किया? एम.जी. रानाडे। कब? 1887 में। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना कौन किया? एम.जी. रानाडे। कब? 1800। देखिए आ गया, आप लोग राधा स्वामी को मानने वाले होंगे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कौन किया? शिवदयाल खत्री। शिवदयाल खत्री। राधा स्वामी सत्संग गांव में प्रचलित है, राधा स्वामी, ठीक ना। राधा स्वामी वही है, उसका है शिवदयाल खत्री। कब? 1861। कहाँ? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। राधा स्वामी सत्संग कहाँ? शिवदयाल खत्री, ठीक ना। स्थापना कब हुआ? 1861। कहाँ? आगरा में। और दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण नहीं करता है, सब जाता है दयाल बाग, आप लोग सुने होंगे, दयाल बाग जाता है, ठीक ना। और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज बोलेगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कब? 1887 में। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। और इन्होंने पैगंबर को बताया, सुनिए, इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया। अपने आप को क्या बताया? पैगंबर बताया, ठीक ना। बस और एक क्वेश्चन है, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर लेके जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सर सैयद अहमद खान को। किसे जाता है? इस सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक है। और यहाँ लिखल होगा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था 1875 में, 1875 में स्कूल का स्थापना किया था। 1878 में जो कॉलेज बना, यही बन गया कॉलेज। और 1920 में बन गया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बन गया। चलिए बात समझे? हाँ
अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खां। 75 में जो किया था वो स्कूल था, यहाँ लिख दिया कॉलेज था स्कूल। 78 में बना वो कॉलेज। 1920 में बना अलीगढ़ विश्वविद्यालय। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं रोकते हैं, ठीक ना। विविध ले लें, देख रहे हैं सब लाल पुआल हो गए हैं, सोनू सोने लगा है।